हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो आप लोगों के लिए जो साइंस की इम्पॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी वो कंटिन्यू चल रही हैं और आज आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। और हमने यहाँ पर पिछले वीडियो सीरीज जो भी आई हुई हैं उन सभी पार्ट्स में हमने जो है पिछले 350 के तकरीबन क्वेश्चंस को कवर आप लोगों को करा दिया गया है। इस सीरीज में हम टोटल 500 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग सभी पार्ट्स को जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की ओर सेशन को हम लेकर चलते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि हर बार लगभग एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो सीरीज के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स को जाकर के वॉच करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर तथा लाइक भी करें। चलिए आज के क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन को। तो दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? यदि कोई भी गाय है, आप लोगों को पहचान करना है कि वह किस हिसाब से जो है दूध दे रही है, यानी उसमें दुग्ध जो प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन के उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं या नहीं, या भविष्य में वह दूध देगी या नहीं देगी, इस चीज़ की पहचान आप लोगों को कैसे करना है? तो इसकी पहचान आप लोग उसके अयन से कर सकते हैं, यानी कि उसका जो अयन होता है, यानी कि आप लोग जिसे थन भी कहते हैं ना, वह पूर्ण विकसित होता है, ठीक है ना। और दुग्ध नलिकाएं जो होती हैं वह उभरी रहती हैं। दुग्ध नलिका जो होती है आयनों की वह टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। तो यही मुख्य रूप से दुधारू गाय की पहचान करने की जो है लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या होता है? तो यह एक तरह की बकरी से प्राप्त होने वाला पश्मीना यानी ऊन होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आप लोगों का, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी जो होता है इसमें जो होता है जल की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में, यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो यह आंतों में पाया जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो यह खोजा था रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। तो मच्छरों में जो मलेरिया के परजीवी होते हैं इनके जीवन चक्र किस हिसाब से चलते हैं, इस चीज का पता रोनाल्ड रॉस ने दिया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो वह होता है हाइड्रा, यानी इसमें क्या होता है कि इसमें रक्त नहीं पाया जाता है किंतु यह श्वसन फिर भी करता है, तो यह होता है ऐसा हाइड्रा में होता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया जो होती है इसे जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो सेशन में आप लोगों को 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है, निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो शुअर का मांस अगर खाता है व्यक्ति और वह अधपका है तो जो फीता कृमि होता है मनुष्यों की आंत में पहुंचने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में फिलहाल कोई आंख नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम्स में बना देता है क्वेश्चन, केंचुए में कितनी आंखें पाई जाती हैं, तो वहां पर दे देता है ऑप्शन में कि 1 जोड़ी 2 जोड़ी 1 आंखें, या फिर कोई उसमें आंखें ही नहीं पाई जाती हैं। तो आप लोग वैसे तो पता होगा तभी तो कोई नहीं टिक करेंगे, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम लूसिडियम इनके जो है नेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इनकी आंखें जो होता है रात में वो चमकती हैं। क्या होता है? तो टेपिटम लूसिडम, ठीक है, इसके कारण चमकती हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो यह जो समुद्री घोड़ा होता है यह एक तरह का मत्स्य वर्ग यानी मछली वर्ग के अंतर्गत इसे रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है, निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? तो मादा एनीफिलीज जो मच्छर होती है ये मलेरिया रोग का वाहक होती है, यानी ये मलेरिया
रोग को फैलाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो सबसे विषैली अगर हम मछली की बात करेंगे तो वह होती है पाषाण मछली, है ना, पाषाण मछली। ठीक है, ये सबसे विषैली मछली होती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है? तो शुतुरमुर्ग होता है यह सबसे बड़ा जीवित पक्षी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा एक ऐसा सांप होता है जो कि घोंसले बनाकर रहता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद करना चाहिए इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पावोक्रिस्टेटस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह मोर का वैज्ञानिक नाम हो, किसका? मोर का हो जाता है पावोक्रिस्टेटस, ये होता है किसका? मोर का वैज्ञानिक नाम। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल जो होती है यह सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी मानी जाती है। ठीक है, यह है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? तो हमिंग बर्ड जो होता है यह सबसे छोटा पक्षी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के जो है पौधे से जो है यह तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। आई होप की चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? यानी ये लौंग के बारे में पूछ रहा है। तो फूल की कलियों से प्राप्त किया जाता है यह लौंग। ठीक है ना, तो सामान्य प्रयोग यह एक तरह की मसालेदार फसल होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। तो जो पौधों में जो जिन जलों को जिन जल को ग्रहण करते हैं अपनी जड़ों के द्वारा, वह जल होता है केशिका जल। ठीक है, कौन सा जल? तो केशिका जल ऐसा जल होता है जो कि पौधों की जड़ों के द्वारा इन जल को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो केवल दिन में ही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट में प्रकाश की क्रिया होती है और सनलाइट जो है वह केवल केवल दिन में ही मिलती है पौधों को। रात्र में सनलाइट न मिलने की वजह से यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है ना, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही पौधे अपने भोजन का निर्माण भी करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पौधों में जो होता है एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम जड़ों द्वारा जो भी खनिज लवण होते हैं या है ना, ये पौधों के अन्य भागों तक, ऊपरी भागों तक पहुंचाता है, तनों तक पहुंचाता है। और जो फ्लोएम होता है या पत्तियों में निर्मित जो भोजन होता है इसे पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है। ठीक है ना, तो यानी फ्लोएम जो होता है पौधों के ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। काम क्या होता है? तो भोजन को भोजन बनाना और भोजन को पहुंचाना। और जाइलम का काम क्या होता है? तो जल ग्रहण करके अन्य भागों तक पहुंचाना। ठीक है ना, तो इतनी चीजें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पे कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों मैं थोड़ा सा लेक्चर को तेजी के साथ लेकर चलूंगा जिससे आप लोगों को 15 से 20 मिनट में ही 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना ही यह पित्त का प्रमुख कार्य होता है। क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। ये जो शरीर में फैट्स होते हैं इसका जो पाचन होता है वह एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। तो इसी एंजाइम्स का जो प्रमुख कार्य है वह पित्त रस का प्रमुख कार्य होता है, इन्हीं एंजाइमों के द्वारा वसा का पाचन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ वह यंत्र जिसके द्वारा तार द्वारा जो तने की वृद्धि सही रूप से नापी जाती है, कौन सा यंत्र होता है? तो ऑक्जेनोमीटर होता है। कौन सा यंत्र है? तो ऑक्जेनोमीटर के द्वारा यह मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित होता है? तो अग्नि नीरजा का जो रोग होता है वह सेब की फसल में लगता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार का उपभोक्ता हैं? तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो द्वितीयक टाइप के उपभोक्ता माने जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? तो अंततः जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं क्या होंगे? यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीयक उपभोक्ता क्या होंगे? तो द्वितीयक जो उपभोक्ता होंगे उन पर भी संकट आ जाएगा। ठीक है ना,
तो इसका कहने का मतलब ये है कि जल प्रदूषण का जो वर्तमान गति है, इसके जो मुख्य कारक हैं ये आपके विद्युतीय उपभोक्ता भी हैं इसके, ठीक है। और यही जो है सर्वाधिक इसे प्रभावित भी होंगे। फिलहाल प्रभावित तो सभी वर्ग के होंगे, लेकिन खासकर ये जो लोग हैं, ये द्वितीय वर्ग के उपभोक्ता जो हैं, यही लोग ज़्यादा मात्रा में जो है जल के प्रदूषण के कारक बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी के अंतर्गत जो है जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो जो पैर के आप लोगों के तलवे होते हैं, वहां पर जो त्वचा होती है पैरों की, वो सबसे मोटी होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो जो ऊर्जा का रूप होता है वह होता है सौर रूप, यानी इस सौर जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इससे जरा सा भी प्रदूषण नहीं होता है, यानी इको फ्रेंडली है आप लोगों का यह सौर ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जो जांघ में पाई जाती है, अरु यानी फीमर भी आप लोग कहते हैं, यह सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। अच्छा, सबसे कठोर हड्डी क्या होती है मनुष्यों के शरीर में पाई जाने वाली? तो दांतों में पाया जाता है इनेमल, और यह सबसे कठोर हड्डी होती है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी की बात कर लेता है तो कौन सी हड्डी होती है? तो कानों में पाई जाती है स्टेबीज करके, वह सबसे छोटी अस्थि होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे में जो है किससे की जाती है? तो अत्यधिक ऊंचे ताप की माप जो होती है वह पूर्ण विकिरण उत्तक मापी से होती है। किससे? तो पूर्ण विकिरण के द्वारा, कहने का मतलब है ये जो ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर होता है, अत्यधिक मात्रा में तापमान होता है, उसे विकिरण के द्वारा ही मापा जाता है, ठीक है। चीज़ें क्लियर ही होंगी इतनी। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन, ठीक है ना। तो जब वायुमंडल में जल उपस्थित होता है वायुमंडल में, तो क्या होता है कि जो ये सूर्य की किरणें होती हैं वो आपस में परावर्तित होती हैं और इन्हीं कणों में टकराती हैं। तो इस वजह से आप लोगों को क्या होता है कि सूर्य की इन्हीं किरणों के जो होती हैं, ये जल पर पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो जल पर जब बूंदे आप लोग देखिए, अगर सनलाइट को जो है वाटर पर डालते हैं तो किस तरह से चमकता है, तो सेम कंडीशन वहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो वहाँ पर भी आसमान में क्या होता है कि जो जलवाष्प होती हैं उस पर सनलाइट पड़ती है, तो वो बूंदे जो होती हैं वो सप्तरंगी में चमक उठती हैं। तो यही रीजन होता है, जो होता है क्या होता है, तो यही रीजन आपके इंद्रधनुष का कारण बनता है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पर। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर तापमापी के द्वारा जो है सूर्य का तापमान जो होता है वह मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? सेल्सियस तापमान पर बात कर रहा है, डिग्री सेल्सियस, तो उस पर 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, तरंग वेग यानी v आवृत्ति कोण से तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध होता है? तो यह संबंध होता है v इक्वल टू n इंटू लैम्डा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह फार्मूला है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। ये आप लोगों को न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जामिनर देता है तो वहाँ पे आप इस फार्मूले के द्वारा उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो न्यूनतम जो संभव तापमान होता है वह 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो न्यूनतम संभव ताप यही दिया हुआ है यहाँ पर, जो होता है 273 डिग्री सेल्सियस, लेकिन किस में होगा? तो ये माइनस में होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्चतम होता है? तो जल में जो होता है वह विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है वह अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरणें, ठीक है ना। तो सूर्य के विकिरण का जो अवरक्त किरणें निकलती हैं वही जो होती हैं वो सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं, यानी सोलर एनर्जी का मुख्य कारण यही अवरक्त किरणें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर मूव कर जाते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है यह ताप संरक्षण की अवधारणा की जो है पुष्टि करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है?
तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो होता है वो कमरे को ठंडा किया जा सकता है। देखिए ना क्या होता है, कमरे में एसी वगैरह लगी हुई होती हैं तो क्या होता है, वो संपीड़ित गैस को द्वारा ही कमरे को ठंडा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है ध्वनि तरंगों की प्रकृति। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है यहाँ पर, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं इस घटना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, वैसे बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे 37 और फ़ारेनहाइट में 98 की बात। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है ना, इस वजह से ऐसा किया जाता है। यदि मुंह पर नहीं हाथ लगाता है तो ध्वनि जो होती है वह चारों तरफ फैल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन की विधि द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। इसमें आसवन की विधि में क्या होता है कि इसमें जो खारापन होता है, कहने का मतलब जो साल्ट होता है वह नीचे ही जम जाता है, और आसवन विधि के द्वारा इसमें जो जल होता है वह वाष्प बन के ऊपर जम जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो होता है जल और जो नमक होता है अलग हो जाता है आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है, जिसका केमिकल फार्मूला CH4 होता है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट हो जाती है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने यहाँ पर 50 क्वेश्चन से ज़्यादा, लगभग 50 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट 2 पार्ट्स में आप लोगों की 500 की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ और भी सीरीज लेकर के चलेंगे, तो आप लोग चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए। बाकी जो भी वीडियोस पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों में इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।